हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम एक गरीब परिवार की बेटी थी जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। लेकिन सोनम को अपने ससुराल के अमीर होने पर कोई घमंड नहीं था। लेकिन उसकी ननद अक्सर उसे गरीब होने का ताना दिया करती। यूं ही एक दिन जब सोनम की ननद रीमा बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाती है तो ये देखकर सोनम कहती है, अरे ननद जी, ये सब क्या है? आप कहाँ से आ रही हैं इतने सारे बैग्स लेकर? भाभी आपको नजर नहीं आ रहा क्या? मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ और मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना वो आप किसी नौकरानी को दे देना, या अगर आपको उसमें से कुछ पसंद हो तो आप रख लेना। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? आपने कुछ ही दिनों पहले तो कपड़े खरीदे थे, उनका क्या हुआ? ओ भाभी, क्यों फालतू का ज्ञान दे रही हो? आपको तो पता ही है ना कि एक दिन जो कपड़े मैं पहन लेती हूँ उन्हें दोबारा नहीं पहनती। फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? लेकिन ननद जी, आप ऐसे पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको पता भी है कितनी मेहनत से आपके भैया पैसे कमाते हैं और आप एक मिनट में ही पैसे उड़ा आती हो। अपने भाई का पैसा उड़ा रही हूँ, आप होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? ओह हाँ, भूल गई कि आप तो खुद एक गरीब परिवार से है ना, आपको तो अमीरों की शौक पता ही नहीं है। ये क्या कह रही हो ननद जी? माना कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा ऐसे मजाक बनाएंगी। अब जो है सो है, सच को बदला नहीं जा सकता। भगवान करे आपको भी एक गरीब लड़का ही मिले जिससे आपकी शादी हो, फिर आपको पता चलेगा कि पैसों की कदर क्या होती है। अभी मायके में है ना आप, तो खूब मजा उड़ा रही हैं। इतना कहकर अब सोनम वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन और बीत जाते हैं और सोनम की अमीर ननद अपने पैसों का घमंड नहीं छोड़ती। सोनम ही नहीं बल्कि सोनम की सास भी अपनी बेटी के खर्चों से और उसकी नादानी से परेशान हो चुकी थी। ये सब देखते हुए सोनम के साथ कांता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं तो रीमा की नादानियों से ही बहुत परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब पैसे उड़ाती रहती है, इसे जरा भी कदर नहीं है पैसों की और न ही इसे हमारी इज्जत की परवाह है। देर रात तक पार्टियों से वापस आती है, आसपास के लोग भी अब बातें करने लग गए हैं हमारे बारे में। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करना क्या है माँ जी, अब बस आप एक अच्छा सा लड़का देखकर ननद जी की शादी करवा दीजिए, लेकिन अमीर से नहीं, किसी गरीब से। क्या कहा? गरीब से? पता भी है तो क्या कह रही है? जो लड़की एक मिनट में लाखों रुपए उड़ा देती है वो एक गरीब ससुराल में रह पाएगी? माँ जी, आप एक बार बात करके तो देखो। जब ननद जी को पैसे की असली कीमत पता चलेगी ना, तब जाकर वो सुधरेंगी। लेकिन बहू, ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ जो तेरी इस बिगड़ी हुई ननद का ख्याल रखे और उसको सुधारे? भला कौन खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? माँ जी, ऐसा एक लड़का है। कौन है? कहाँ है? कैसा है? घर परिवार सब बता। मेरा भाई माँ जी, अभिनव। मेरा भाई पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का है। और सबसे अच्छी बात, अभी तक ननद जी ने मेरे भाई को देखा तक नहीं है, लेकिन आपने तो देखा है ना उसे। अगर आप कहो तो बात करो घर पर। वैसे सही कह रही है तू, लड़का तो अच्छा है, लेकिन कहीं उसकी भी जान मुश्किल में न पड़ जाए रीमा से शादी करके। माँ जी, आप सब मुझ पर छोड़ दो, मैं शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी बहू की बात सुनकर कांता इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और कुछ दिनों बाद सोनम और कांता रीमा का रिश्ता सोनम के भाई के साथ करवा देती है। लेकिन रीमा को ये नहीं बताते कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो सोनम का भाई है और गरीब है। रीमा को बताया जाता है कि लड़का बहुत अमीर है और बारात सोनम के घर से लेकर आना चाहते हैं। अमीर लड़के के बारे में सोचकर रीमा शादी के लिए तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद दोनों की शादी होती है। शादी के दिन जब रीमा की विदाई होती है तो वो सोनम के घर विदा होकर आती है और अपने ससुराल को देखकर रीमा की होश उड़ जाती है। वो अपने पति अभिनव से कहती है, हम तो अपने घर जाने वाले थे, फिर भाभी के घर क्यों आ गए? यही तो है मेरा घर। मैं सोनम दीदी का छोटा भाई हूँ और मैं यही रहता हूँ। क्या कहा? आप सोनम भाभी के भाई हो? यानी कि मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? धोखा हुआ है, धोखा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे मेरे घर जाना है। मैं इस झोपड़पट्टी में नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो रीमा तुम? अब तुम मेरी पत्नी हो और यही तुम्हारा ससुराल है, चाहे गरीब घर हो या अमीर। अब जो भी है यही है और तुम्हें यही रहना है। तुम मुझे नहीं रोक सकते जाने से, समझे? मुझे मेरे घर जाना है, मैं इस झोपड़ी में नहीं रहूंगी। हमारी आज ही शादी हुई है और तुम इतने ड्रामे कर रही हो।
और सुनो, तुम मेरी मर्जी के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती। भले ही तुम एक अमीर परिवार से हो, लेकिन अब तुम इस गरीब परिवार की बहू हो, समझी? इतना कहकर अब अभिनव रीमा को अपने साथ घर में ले जाता है और रीमा घर के अंदर जाकर गुस्से में अपनी माँ को कॉल लगाती है और उसे सब कुछ पूछती है। जिसके बाद कांता रीमा को उसकी शादी गरीब घर में करने का कोई कारण नहीं बताती और फोन काट देती है। फिर गुस्से में रीमा सोनम को कॉल लगाती है और ये सब करने के पीछे की वजह सोनम से पूछती है और सोनम कहती है, अरे ननद जी, आपको तो गए हुए अभी एक रात भी नहीं हुई ससुराल में और इतनी जल्दी आपने मुझे याद कर लिया। भाभी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ननद जी, पहले तो आप जल्दी से कोई कोना पकड़ लो, क्योंकि बाहर मौसम खराब है और बारिश आने वाली है। और बता दूं कि मेरे भाई के कमरे की छत से पानी आता है। क्या कहा? पानी आता है? इतना कहकर अब सोनम फोन रख देती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर अभिनव आता है जो उसे कहता है, सुनो, मैं जा रहा हूँ दीदी के कमरे में सोने, तुम यहाँ आराम से सो जाना। अरे लेकिन यहाँ पानी तो नहीं आता बारिश का। और हाँ, मैं बताना भूल गया, अगर बारिश का पानी यहाँ आए तो वो रखा पतीला, उसे पकड़कर बैठ जाना, समझी? मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर अब अभिनव वहाँ से चला जाता है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। रीमा अपने बेड पर आराम से सो रही थी कि तभी छत से पानी टपकने लगता है और इससे रीमा की नींद खुल जाती है। फिर वो जल्दी से बर्तन वहाँ रख देती है जहाँ से पानी आ रहा था। फिर तभी और भी जगह से पानी आने लगता है। इन सब से रीमा परेशान हो जाती है और पूरी रात वो परेशान होती है। यूं ही सुबह कब होती है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह वो उठकर बाहर जाती है और विमला से कहती है, आंटी जी, आपके घर में सुबह को कॉफी नहीं मिलती क्या? बहू, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, सासू तेरी, और ये ले तेरी कॉफी। अरे आंटी जी, ये तो कॉफी नहीं है, ये तो काला पानी है। हमारे घर में तो रोज सुबह यही बनता है, काली चाय पीना है तो पियो, वरना जाओ अपना काम करो। इस भाभी के बच्चे ने ना जाने किस बात का बदला लिया है मुझसे, अच्छे से बताऊंगी इन्हें तो। इतना कहकर अब वो उस काली चाय को पी जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और अब उसे अपने गरीब ससुराल में सारा काम करना पड़ता है और तो और सोच समझकर खर्चा चलाना पड़ता है। यूं ही कुछ समय और बीतता है। अब रीमा को इन सब कामों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि अपनी शादी से पहले उसने जो पैसे उड़ाए और अपनी भाभी का मजाक बनाया, अब उसे समझ आ गया था कि सोनम को भी इन्हीं सभी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, वो भी शादी से पहले। और अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी आगे बढ़ा रही थी। ऐसे ही एक दिन अपनी बेटी का हाल जानने के लिए उसकी माँ कांता उसके ससुराल उसे देखने आती है, जहाँ अपनी बेटी को मेहनत करते देखकर उसे बहुत खुशी होती है। अब रीमा पूरी तरह से बदल चुकी थी। सड़क किनारे बाइक पर बैठा एक दिनेश नाम का लड़का सामने से आ रहे अपने दोस्त किशन को देखकर अपने हाथों को माइक बनाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दोस्तों जरा गौर से देखिए इस इंसान को, ये जो बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, इस इंसान को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना खुश इंसान होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो दिखाई देता है सच में वो ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त किशन के साथ है। यहाँ लोगों की एक पत्नी संभालने में हालत खराब हो जाती है और यहाँ मेरा शेर दोस्त अपनी 3 पत्नियों का बोझ उठाकर चल रहा है। क्या है साले, बहुत हंसी आ रही है तुझे? करवाऊं तुझसे अभी रिपोर्टर गिरी? अभी तो सिर्फ मेरे मोहल्ले को पता है, तू ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पूरे शहर को बता दे कि देखो ये 3 पत्नियों का पति। अरे भाई, मैं तो मस्त मजाक कर रहा था, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं। अच्छा बेटा, अब तुझे टाइम पास करने के लिए मेरी ही लाइफ की हिस्ट्री मिली है। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो अभी तेरी यही धुलाई शुरू करता। अब यहीं बैठकर रिपोर्टर गिरी ही करनी है या ऑफिस भी चलना है? तेरा गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भाभी ने तुझे चाय भी नहीं दी। एक काम करते हैं, कॉफी शॉप चलते हैं, उसके बाद चलेंगे ऑफिस। ओके डन, इसको कहते हैं दोस्त। किशन इतना कहकर अपने दोस्त दिनेश के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर किशन के घर में उसकी 3 पत्नियां मैरी, राधा, रिया ने एक रसोई होने के चलते पूरा घर सर पर उठा रखा था। अगर किसी औरत की जिंदगी में एक सौतन हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, लेकिन यहाँ तो तीनों ही एक दूसरे की सौतन बनी बैठी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन सौतन तो सौतन ही होती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय तीनों की सास कुसुम पूजा करके मंदिर से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं हाथों में कोई ना कोई बर्तन लिए एक दूसरे से मारामारी कर रही है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ नास पिटियो,
ये घर है मेरा, कोई कुश्ती का मैदान नहीं जो बर्तन उठाए एक दूसरे को मारा मारी कर रही हो। क्यों मरी जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, पहले लड़ाई इन सब ने शुरू की थी, मैंने नहीं। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी शरीफ हो ना, इसलिए तुम लड़ नहीं रही। हम ही पागल हैं जो लड़ रहे हैं। पागल नहीं तो समझदार भी मत समझो अपने आप को। जब से तुम तीनों घर आई हो एक दूसरे की सौतन बनके, तब से मेरा घर जंग का मैदान बन गया है। एक भी दिन सुख और चैन की रोटी खाने को नहीं मिली। मैं क्या करूँ माँ जी, आपको मेरी पसंद की चीज, मेरी बनाई खाने की चीज पसंद ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यही दिक्कत है मेरे साथ भी माँ जी, कि जो आपको पसंद है वो मुझे नहीं, और जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं। जी माँ जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। पसंद तो तब आएगा ना जब तुम कुछ बनाओ। ये तुम्हारा आज का काम नहीं है। जब से तुम तीनों ने मेरे घर में कदम रखा है ना, तब से यही चल रहा है। कभी भी मेरे घर में समय में कोई रसोई नहीं बनाती, ना ही कोई भोग लगता है। माँ जी, इसमें हमारा क्या दोष? तुम्हारा दोष नहीं है तो क्या पड़ोसियों का दोष है? रोज रसोई बनाते समय ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हो कि सारा समय बस या तो लड़ने में या फिर एक दूसरे की बुराई करने में निकाल देती हो। उसके बाद खुद बाहर से मंगवा कर खा लेती हो। बचती है तो केवल ये बुढ़िया। माँ जी, आप वैसे बुढ़िया लगती नहीं है, अभी भी यंग ही लगती है। मेरे घर में लड़कर रसोई नहीं बनेगी, आज खाना बनेगा ही नहीं। बैठी रहो तीनों अपनी अपनी पसंद लेकर। तुम्हें मेरी बात तो समझ में आती ही नहीं है ना? माँ जी, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है आप हम तीनों की रसोई अलग अलग कर दो। आज तो बोल दिया, दोबारा ऐसा बोलने की सोचना भी मत, समझी? जाओ और अपने काम करो घर के। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और तीनों सौतने अपनी सास के डर से कुछ नहीं बनाती और एक रसोई होने के चलते आए दिन तीनों सौतनों की लड़ाई होती ही रहती थी और सजा में उन्हें पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह सुबह कुसुम अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, मैं मंदिर जा रही हूँ और वहीं से पंडित जी को भी साथ लेकर आऊंगी। मेरा पूजा करवाने का मन है, इसलिए आज मैंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। इसलिए जब तक मैं आऊँ तुम तीनों मिलकर घर की अच्छे से सफाई और पूजा पाठ का सारा सामान मंगवा लेना। मेहमान भी होंगे, इसलिए आज तीनों अपनी एक रसोई को लेकर कोई तांडव मत मचाना और ना ही रसोई के अंदर जाना, समझी? जी माँ जी। कुसुम इतना कहकर मंदिर के लिए निकल जाती है और तीनों सौतने अपनी सास की बात मानकर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करती हैं और पूजा का सारा सामान मंगवा कर भी रख लेती हैं। फिर भी वो कहते हैं ना कि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ भी था। कुसुम को मंदिर से आने में थोड़ा समय लगता है और तीनों से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी सास के मना करने के बाद भी एक साथ रसोई में अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने पहुंच जाती है और पहले मैं करके लड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो पूरी रसोई का सामान पूरे घर में फैलाकर फिर से लड़ने लगती है। तभी उनकी सास कुसुम पंडित और कुछ मेहमानों के साथ घर आती है और उन तीनों को ऐसे लड़ते देखकर उसकी पड़ोसन नीलू कहती है, कुसुम, हमें टीवी देखने की क्या जरूरत है? सीरियल तो तेरे घर में चल रहा है, 3 सौतनों की लड़ाई। मुंह बंद कर नीलू, मेरी पड़ोसन और सहेली होने के बाद भी तुम मेरे घर का मजाक उड़ा रही है। कुसुम बहन जी, नीलू बहन सही कह रही है। इस अशांति और अस्वच्छ वातावरण में आप पूजा करने के लिए बोल रही हैं। जहाँ ऐसे सौतनों की लड़ाई हो रही हो, वहाँ कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। पंडित जी ऐसा मत बोलिए, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी सारी तैयारी करवा देती हूँ। रहने दे कुसुम, ये तीनों सौतने हैं सौतने, और आज तक कभी सौतनों की बनी है क्या? अरे नहीं बनी कभी भी। और वैसे भी तेरे घर से तो आए दिन चिल्लाने की, लड़ने की आवाज़ आती रहती है। नीलू बस चुप हो जा, बिगड़ी बात संभाल नहीं सकती तो कम से कम ऐसी बातें बोलकर और मत बिगाड़। नीलू बहन बिल्कुल सही कह रही है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे माफ करिए, मैं आपके घर में कोई पूजा नहीं करवा सकता। चलो सभी लोग यहाँ से। इतना कहकर पंडित सभी लोगों को लेकर कुसुम के घर से निराश होकर चला जाता है। सुमन को इस चीज का बहुत दुख होता है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद किशन ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को ऐसे बैठे देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे परेशान होकर क्यों बैठी हैं? तो क्या करूँ बेटा, ये जो तेरी तीनों बीवी है ना, इन्होंने अपनी एक रसोई के चलते मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन रसोई को लेकर लड़ती रहती हैं।
रसोई अलग करने को कहती हैं और आज तो पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिया इन सौतनों की लड़ाई को। माँ परेशान ना हो, मैं आज इन तीनों से ही बात करता हूँ, बहुत हो गया। इतना कहकर किशन अपनी तीनों पत्नियों को बुलाकर कहता है, देखो हालात ही ऐसे थे कि आप लोगों को एक दूसरे की सौतन बनकर इस घर में आना पड़ा, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, आप तीनों भी जानती हैं। इसीलिए प्लीज ये रोज रोज की सौतन की रसोई का तमाशा बंद करिए। रहना तो सबको साथ में ही है, तो लड़ाई की जगह एक दूसरे को समझकर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तीनों को अपनी पति की बात सुन के अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी हरकतों के लिए दोनों से माफी मांगती है। जिसके बाद तीनों अपनी रसोई बनाने के लिए एक एक दिन डिसाइड कर लेती है, जिससे तीनों सौतनों के बीच रसोई को लेकर जंग खत्म हो जाती है और घर में शांति का माहौल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।